गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज चैप्टर समरी आपसे डिस्कस करूंगा, चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है देर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। सेकंड पॉइंट है जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओरिजिनली इट वाज गिवन बाय गैलीलियो बट लेटर यूज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन इन फॉर्मिंग हिज 3 लॉज। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास एंड लार्जर द मास लार्जर इज द इनर्शिया। One more important point is that inertia is tendency to resist change. आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक सड़क पे एक चूहा बैठा हुआ है, एक बिल्ली बैठी हुई है और एक उसमें हाथी बैठा हुआ है। तो आप सोचें अगर आप तीनों को चलाना चाहते हैं तो किसको चलाने के लिए आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इंट्यूटिवली आप कह सकते हैं कि जिसका मास सबसे ज़्यादा, हाथी को चलाने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स आपको रिक्वायर होगा, और चूहे को चलाने के लिए सबसे कम फोर्स रिक्वायर होगा क्योंकि उसका मास सबसे कम है। तो यहाँ से इनर्शिया का रोल आता है। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा मास होगा, उसको चेंज करने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। इसका उल्टा एग्जांपल सोचें, एक सड़क है, उस पर एक चूहा, एक बिल्ली और एक हाथी भाग रहा है और आपको तीनों को रोकना है पकड़ के। तो किसको रोकने में आपको मैक्सिमम फोर्स लगेगा? तो आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि हाथी को रोकना सबसे मुश्किल होगा, उसको रोकने के लिए मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर होगा। अब यहाँ से एक एनालिसिस करें कि जिस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना आसान है, उसको मोशन से रेस्ट में लाना भी आसान होता है, और जिस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना मुश्किल है, उसको मोशन से रेस्ट में लाना भी मुश्किल है। उतना ही ज़्यादा फोर्स आपको चाहिए होता है। और इनफैक्ट ये जो रेजिस्टेंस है चेंज के लिए, इसी वजह से आपको फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ना हो, इनर्शिया ना हो, तो किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, तो आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। सो न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअली डिफाइंस फोर्स एंड इट डिफाइंस एवरेज फोर्स एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो किसी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, उसको एक फोर्स, उसको अपन फोर्स कह सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं उस तरीके से। और इसमें दो केसेस आएंगे, एक तो एवरेज फोर्स, एक इंस्टेंटेनियस फोर्स। एवरेज फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस फोर्स डी पी बाई डी टी। और एक और कॉन्सेप्ट है, कई बार हमें ग्राफ दिया होता है तो ग्राफ में फोर्स डी पी बाई डी टी माने स्लोप ऑफ पी टी ग्राफ होता है। इसी पे नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ। मान लीजिए मोमेंटम टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, तो इस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो ए पॉइंट पे आप देखेंगे कि जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, बी पे एंगल 0 होगा और सी पे 90 से छोटा होगा, लेस देन 90। सो ए पॉइंट पर थीटा 90 से बड़ा है तो टेन थीटा यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, माने फोर्स भी नेगेटिव होगा। बी पे थीटा 0 है तो टेन थीटा 0 होगा, माने फोर्स भी 0 होगा। और सी पे थीटा 90 से कम है, सो टेन थीटा आपका पॉजिटिव होगा, तो एफ भी आपका पॉजिटिव होगा। सो ग्राफ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ग्राफ से कैसे फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। बहुत से क्वेश्चंस इस पे आते हैं, तो आप इस एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इम्पल्स. So there is a theorem which is called impulse momentum theorem, and it is that impulse is equal to change in momentum and which is equal to integration of f dt. तो इस इक्वेशन का भी बहुत यूज़ है, बहुत से क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं। नेक्स्ट है, कई बार आपको फोर्स टाइम ग्राफ दिया होता है, तो फोर्स टाइम ग्राफ अगर आप देखें, मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ आता है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विच इज़ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इस इंटीग्रेशन एफ डी टी को मैं लिख सकता हूँ एरिया अंडर एफ टी ग्राफ विद साइन। तो इंटीग्रेशन एफ डी टी का वैल्यू हो जाएगा जी ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री। तो यहाँ से आप वी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसमें एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इसमें है जी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ है। मान लीजिए बॉडी वन, ये बॉडी टू, वन बॉडी पे फोर्स लगा F1 टू पे लगा F2 वन। सो थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो F1 टू इज माइनस ऑफ F2 वन। माइनस का सिग्निफिकेंस है कि डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। आउट ऑफ दीज लॉन्ग रेंज फोर्सेज आर ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। एंड इनमें से भी 11th पॉइंट है वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैव शॉर्टेस्ट रेंज, 10⁻⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द फोर्सेज दैट वी एनकाउंटर इन अ डेली लाइफ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और सम कॉमन फोर्सेज होते हैं जैसे टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, शूडो फोर्स, फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जनरल लाइफ में जो फोर्सेस हम एनकाउंटर करते हैं ज़्यादातर उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। इवन सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं लिविंग सेल्स में, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से होते हैं।
So most of the forces that dominates in a life are have their origin in electromagnetism. नेक्स्ट एक पॉइंट है कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग आपको दिया हुआ है ए बी। ए पॉइंट पे आपने फोर्स F1 लगाया, बी पे आपने F2 लगाया, बीच का कोई पॉइंट सी है, तो यहाँ पे जो टेंशन आता है वो कैलकुलेशंस के बाद फाइनल रिजल्ट आता है F1x2 प्लस F2 x1 अपॉन x1 प्लस x2, ये इसका रिजल्ट है। और ये क्योंकि हम केवल एक समरी डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आप डेरिवेशन वाला वीडियो देख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ टेंशन डेरिवेशन बाय आचार्य विश्वनाथ, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं केवल समरी डिस्कस करूँगा पूरे चैप्टर की, तो एक पेज पे वही बात डिस्कस करेंगे जो फाइनल रिजल्ट्स है, जिसको यूज़ करके आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होता है कई बार एक वर्टिकल स्प्रिंग है, जैसे ए सी बी आपको दिया हुआ है, तो सी पॉइंट पे अगर टेंशन निकालना है तो अगर हम इसका एफ बी डी बनाएं तो आप देख सकते हैं सी ए का वेट एम डैश जी नीचे लगेगा, और ये क्योंकि रेस्ट में है, मैंने मान लिया पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन इस पे ऊपर होगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स जीरो होगा, तो यहाँ से टेंशन आपका एम डैश जी आ जाएगा, विच इज़ वेट ऑफ दी हम पार्ट, यहाँ से आप कह सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आता है नॉर्मल रिएक्शन पे, मान लीजिए एक ब्लॉक है मास एम का किसी सरफेस पे रखा है, तो एम जी नीचे होगा। अब ये क्योंकि रेस्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, तभी ये रेस्ट में रहेगा। तो वहाँ से तीन केसेस आएंगे। अगर ये जिस सरफेस पे रखा है, मान लीजिए कि ये सिस्टम ऊपर ए से एक्सेलेरेट कर रहा है, तो अगर एक्सेलेरेशन ज़ीरो है तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल आ जाएगा। ए से अगर ये ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा होता तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो वहाँ से आपका नॉर्मल रिएक्शन एम जी प्लस ए आ जाएगा। इसको एपरेंट वेट भी कहते हैं, तो एपरेंट वेट बढ़ जाएगा अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली मूव कर रही है। अगर ए नीचे होता तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस ए आ जाता, तो एक्सेलेरेशन अगर डाउनवर्ड होगा, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद एक स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट आता है वेज ब्लॉक प्रॉब्लम। एक ब्लॉक है जो कि एक वेज पे रखा है थीटा एंगल पे, और ये स्टेशनरी है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो ये लाइन को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और नॉर्मल की जो डायरेक्शन है उसको वाई एक्सिस। तो यहाँ से अगर फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो ये वेज क्योंकि स्टेशनरी है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा। इसी वजह से ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है नॉर्मल डायरेक्शन में वो भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ से अगर हम कंपाइल करें तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन आपका एम जी कोस थीटा आ जाता है, क्योंकि ये ब्लॉक स्टेशनरी है। ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ऐसा आएगा कोस थीटा का ग्राफ। तो आप देख सकते हैं एनालिसिस से कि जैसे अगर थीटा बढ़ाएंगे, थीटा बढ़ाने से नॉर्मल रिएक्शन आप देखने कम हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप थीटा बढ़ा रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन कम होता जा रहा है, फाइनली 90 पे ज़ीरो हो जाएगा। या इसका उल्टा भी ठीक है, थीटा घटाएंगे तो एन बढ़ाएगा, आप उल्टा चलें थीटा घटाएं तो आप देख सकते हैं कि एन साइड जो है नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट वो बढ़ता चला जाएगा, ये कह सकते हैं। अगला इसमें आता है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स में मान लीजिए एक स्प्रिंग है ए बी, लेंथ इसका एल नोट है इसको आपने एक्सपेंड किया तो लेंथ हो गया एल नोट प्लस एक्स। तो इसमें स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है अपने दोनों एंड्स पे, जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। आप देख सकते हैं ए को आपने लेफ्ट में डिस्प्लेस किया तो फोर्स राइट में आया, बी को राइट में किया तो लेफ्ट पे आया, तो दोनों एंड्स पे अपोजिट फोर्स होता है। एंड दिस फोर्स इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एक्स है डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करें एफ एस और एक्स का, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप नेगेटिव, और उसका जो टेन थीटा होगा वो के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है शूडो फोर्स का, विच इज़ माइनस एम इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। इसमें एक स्टैंडर्ड केस है कि अगर एक M2 वेज है और उस पर M1 ब्लॉक रखा हुआ है, इसका एक्सेलेरेशन ए है, तो अगर एक्सेलेरेशन का वैल्यू G10 थीटा होगा तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे, इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगा। और अगर आप इसको पीछे खींच रहे हैं और ए का वैल्यू रखते हैं G cot थीटा, तो M1 फॉल्स फ्रीली, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड केसेस थे। तो in this way you have seen that I have discussed the entire chapter in form of 21 points. So I have tried my best to include everything, but this is just a summary type and it must be at your tips to make you solve the questions related to this topic. See, the thing is that today information is abundant, everybody has access to the information. So nowadays information is not that relevant as it is freely available. Here now the concept is of the retention process. When you actually start solving a problem, are you able to retain the data, retain information from your unconscious mind? Because uh, when you try to retain the information, you feel a bit conflict between brain and the mind. It shows that how your mind and brain coordinates. Just ask yourself what you studied today and try to feel what happens within you. You must have felt that your mind is trying to get connected to certain location in your brain and it's trying to retrieve the data.
So this art, this process of accessing data from the past or accessing information from the past, or technically speaking the use of subconscious mind to access the unconscious mind. So that retention process is the key to success in JEE NEET, or use of subconscious mind or accessing information from the unconscious mind. NEET and JEE both are comprising of about 6,000 A4 size pages, out of which exam comes from 25 to 30 pages. So it's just a probability of 1 by 200, 0.005. So which sounds to be 0.5%. So here the game is to retrieve information from the unconscious mind. So which is the hidden secret behind cracking JEE NEET. If you want to know more, you can refer to my video, that secrets of JEE NEET, or you can also refer to my book OST, in which I have discussed the technicalities involved. So just to remember, information is one part of preparation. Another part is practicing the coordination of brain and mind, and especially the use of subconscious mind. If you want to know more, you can refer to my book OST by Acharya Vishwendra, or you can refer to YouTube video OST by Acharya Vishwendra, in which I have discussed all the things in details. And if you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.